सदियों से हमारे बुजुर्ग हमें बताते आ रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगता है। भगवान कृष्ण ने भी बोला है, कर्म करी जा, फल की चिंता मत कर। तो नमस्कार है जी, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हों। मैं पायल भियाना आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर आई हूँ और जैसा कि आप जानते हैं मेरे वीडियो का चैनल का नाम है मास्क उतारो जी। जी हाँ, मैं हिपोक्रेसी और दोगलेपन का मास्क उतारने को कह रही हूँ लोगों को। आज हम वार्तालाप करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी मैं बहुत बड़ी एडमायरर हूँ। तो चलिए वार्तालाप शुरू करते हैं आदरणीय और सबकी प्रिय प्रोफेसर मधुकेश्वर जी से, जो एक राइटर हैं, एक एक्टिविस्ट हैं और इनके जर्नल का नाम मानुषी है, जिसमें ये सोशल जस्टिस के लिए कार्य करती हैं। और ज़्यादा मैंने देखा है कि ये विमेन कॉज के लिए थोड़ा सा, मुझे लगता है ये पार्शल हैं, थोड़ा नहीं, और बहुत वुमेन कॉज के लिए भी बहुत काम करती हैं। तो चलिए वार्तालाप शुरू करते हैं। नमस्कार मधु जी। नमस्ते पायल। आजकल जो माहौल है, चाहे आप उससे कितना भी भागें या कितना भी हम सोचें कि मैं उस कैटेगरी में नहीं आऊँगी, पर कहीं ना कहीं लोग हमें डाल देते हैं उस कैटेगरी में। तो आप बताएं, आप लेफ्ट विंगर हैं, राइट विंगर हैं, लिबरल रिएक्शनरी हैं कि लिबरल लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल राइटिस्ट हैं? आप किस कैटेगरी में अपने आप को डालें? देखिए, ये सब कैटेगरीज हमारे देश के संदर्भ में बिल्कुल बकवास हैं। ये सब बोरोड कैटेगरीज हैं। ये वेस्ट की कैटेगरीज हैं, जिसको आप ये लेफ्ट राइट कहते हैं। ये फ्रांस में किसी ज़माने में जो लोग भिड़े थे, एक लेफ्ट में बैठे थे पार्लियामेंट में, दूसरे राइट साइड में बैठे थे, वो भिड़े तो वो लेफ्टिस्ट हो गए, वो राइटिस्ट हो गए। और दुख की बात यह है कि वेस्ट से जितनी भी आइडियोलॉजीज आई हैं, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे वो लिबरलिज्म भी, इतनी कट्टरवाद के साथ आती है, क्योंकि इनका सबका फाउंडेशनल जो रॉक है वो है क्रिश्चियनिटी। और ये एब्राहमिक रिलीजन्स, चाहे वो इस्लाम है चाहे क्रिश्चियनिटी है, उनकी सबसे बड़ी बीमारी यही है कि सारी दुनिया को अपने सांचे में ढालना है, चाहे फेमिनिज्म के नाम पे, मार्क्सिज्म के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे। अब आप काहे के लिबरल, अगर जो आपसे थोड़ा भी डिफर करे आप उसको गाली गलौज करने लग जाओ, आप तो उसको सब ह्यूमन समझो, आप उनसे सामाजिक स्तर पे भी, आपके घर में ही चाहे ऐसे लोग हैं। और मैं तो देखती हूँ कि जो खासकर जो लेफ्टिस्ट सारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, जिसमें फेमिनिस्ट भी आते हैं, ये सारे एब्राहमिक आइडियोलॉजीज और वर्ल्ड व्यू की प्रोडक्ट है, नाजायज़ प्रोडक्ट। मैं इसलिए इनको इलेजिटिमेट नाजायज़ प्रोडक्ट कहती हूँ, क्योंकि बारिश वहाँ होती है, छाता ये यहाँ उठा लेते हैं। इनका कोई लेन देन अपने देश की ज़मीनी रियलिटी से, हकीकत से है ही नहीं। और या सोवियत यूनियन से लाइन आ रही है, या अमेरिका से आ रही है, चाइना से आ रही है। इस अभी तो पाकिस्तान की ISI से भी आ रही है, वहाँ से स्क्रिप्ट, कांग्रेस पार्टी का भी लगता है वहीं से स्क्रिप्ट आ रहा है। और हमारे देश में किसको दुश्मन मानना है, किसको गाली देनी है, किसको बिल्कुल ही अनटचेबल करार कर देना है, ये बाहर से सारे इनकी कैटेगरीज आती हैं। तो ये लेफ्ट राइट के चक्कर में, इस इज़म या उस इज़म के चक्कर में, मैं कब, आज ही नहीं, जब मानुषी भी शुरू की थी एज ए जर्नल वे बैक इन 78-79, मैंने कभी इस्तेमाल शब्द नहीं किया फेमिनिज्म भी। हालांकि बहुत लोग इंक्लूडिंग अमर्त्य सेन ने हमें खिताब दिया, ये मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म है मधुकेश्वर और मानुषी। पर मेरा सबसे सेलिब्रेटेड एसे या कंट्रोवर्शियल एसे भी कहूँ तो वो है व्हाई आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट। ये इज़म से मुझे क्यों परहेज है। एक तो ये इम्पोर्टेड आइडियोलॉजीज़ है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, और मार्क्स
या जिन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट वहाँ लड़ी अपनी, उन्होंने हिंदुस्तान देखा नहीं, यहाँ की इतिहास का कुछ पता कल्चर है का नहीं, पता नहीं। कल्चर का पता नहीं। हम हजारों साल पुरानी सभ्यता है, ये कल के बच्चे अभी अभी इन्होंने बोलना पढ़ना सीखा है। जी। देखिए आप इंग्लैंड का ही देखिए, इनकी फर्स्ट क्लासिक लिटरेरी क्लासिक 14th सेंचुरी से बचकानी से शुरू होती है, चौसर और बनियंस पिलग्रिम वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ महाभारत और रामायण और वेद, अब वो मानते हैं 15,000 से भी साल से पुराने ये रिटन ट्रेडिशन है, और आज भी महाभारत या रामायण या वेदों के मुकाबले के क्लासिक्स किसी देश दुनिया में आज भी नहीं हुए। इसी बात से मैं आपसे पूछूंगी। नहीं, और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम उनके नकलची बंदर बने। इससे ज्यादा जलालत हो क्या सकती है, इससे ज्यादा सेल्फ हेट्रेड का साइन हो क्या सकता है। और जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज या इब्राहिमिक आइडियोलॉजीज यही करते हैं कि आप अगर उनके साथ नहीं तो उनके दुश्मन हो। अच्छा, आप कहेंगे क्यों इतनी आसानी से मान जाते हैं? क्योंकि वहाँ से पैसे मिलते हैं, फॉरेन फंडेड एनजीओज के माध्यम से ये आइडियोलॉजी आ रही है, और एकेडेमिया भी, वहाँ से स्कॉलरशिप चाहिए, वहाँ पे नौकरियाँ चाहिए, वहाँ की गुलामी चाहिए, वहाँ की चाटुकारिता चाहिए, 5 स्टार जेट सेटिंग चाहिए, तो ये सब करना पड़ता है। और इतनी जलालत की ज़िंदगी ये लोग जीते हैं, पर क्योंकि ये 5 स्टार ग्लोब ट्रॉटिंग कर रहे होते हैं और इनका नेटवर्क्स बहुत बड़े हैं, तो सबको लगता है बहुत पावरफुल है, और हमारी सरकारें भी इनके गुलाम बन के ये सारी देश की पॉलिसीज विटो करती हैं, बनवाती हैं कानून अपनी मर्जी के। तो मैं तो पहले दिन से, क्योंकि फॉरेन फंडिंग को पहले दिन से मानुषी ने कहा, हम कभी भी भीख के टुकड़ों से देश की व्यवस्था में सुधार भी अगर चाहते हैं, अपने बलबूते पे करेंगे। हम भिखारी बन के विदेशों में जाके अपने देश का काम नहीं करेंगे। तो इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आपको लगता है, क्या इंडियंस अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं? इज देयर सम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि वो इन चीज़ों के ट्रैप में बहुत जल्दी फंस गए और इन चीज़ों को फॉलो करने लग गए विदाउट रियलाइजिंग कि हमारा कल्चर और हमारा सिस्टम बहुत डिफरेंट है? देखिए, इंडियंस मैं नहीं कहूँगी, जो एजुकेटेड एलीट है और ख़ासकर इंग्लिश एजुकेटेड एलीट है, वो बहुत गुलाम परस्त हो गया 2 कारणों से। एक तो 1100 साल की पहले गुलामी, 800-900 साल की इस्लामिक गुलामी सही हमने, भयंकर अत्याचार सहे हमने, और उन्होंने गुलाम से भी बदतर, लोग स्लेवरी की बात करते हैं, स्लेवरी में भी वो अत्याचार नहीं होते जो इस्लामिक इन्वेडर्स ने, मुगल बादशाहों ने इस देश में किए। स्लेवरी में भी आप नहीं करते कि औरतों को, लाखों लाखों औरतों को कब्जा करके नंगे उनको बाजारों में बेचो, नंगे उनके ऊपर अत्याचार मतलब करो। यहाँ के बाजारों में नहीं, मिडिल ईस्ट के बाजारों में भी जाके इतनी जलालत और जेनोसाइड्स सही है, इतने टेरर में रहे कि उस टेरर में जी के कोई भी स्वाभिमान से जी ही नहीं सकता। फिर भी हम बचे रहे। उसके बाद आए अंग्रेज, और जो मकौले ने खुद ऐलान करके कि वी वांट टू ट्रेन अ होल क्लास ऑफ इंडियंस व्हिच आर ब्राउन इन कलर बट वाइट वॉश्ड हियर, और हमारी मान्यताओं से जिएंगे। और मकौले का मानना था कि 1 shelf of books of English literature are better than all of literature produced in India। मतलब जिस देश में एक नालंदा में ही millions of manuscripts destroy हुए, जब इनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, बंदर की तरह और उस मानसिकता के साथ अभी भी मैं लोगों को मिलती हूँ जो वो मानसिकता रखते हैं। लाइक जैसे मैंने एक और अपने इंटरव्यू में किसी से बात की थी कि न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट और टेलीग्राफ और गार्डियन, उसमें क्या लिखा है, बीबीसी क्या बोल रहा है वो मान लेंगे, पर यहाँ पे कोई अगर एक सच्चा जर्नलिस्ट, एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट कुछ बोलेगा या लिखेगा, वो बात नहीं मानते हैं। देखिए, पैसे मिलते हैं ना, मेरा ये मानना है, और इसी वजह से मैंने अपने को लेफ्ट, फेमिनिस्ट, इन सब से, हालांकि ये मुझे अपना ही समझते थे क्योंकि मैं
हर उन इश्यूज के साथ जुड़ी हूँ जो लेफ्ट और फेमिनिस्ट कहते हैं हमें करना चाहिए। पर मैं अलग इसलिए डिस्टेंसिंग किया क्योंकि इनका ज़मीर ऐसा है, अगर इनको कोई पैसे दे दे कि हम आपको हर रोज़, अगर आपने माँ के और पिता के मुंह पे सुबह सुबह उठ के थूकेंगे और हम आपको $500 दे देंगे और दिन में 3 बार थूकोगे तो $1500, ये अपने माँ पिता के मुंह पे भी थूकें पैसे के लिए। और मेरे दृष्टि से देश के ऊपर थूकना, अपनी एंसेस्ट्रल हेरिटेज के ऊपर थूकना, उसके बारे में दुष्प्रचार करना और अपने ही लोगों को हीन भावना से ग्रस्त करना, ये अपने माँ बाप के मुंह पे थूकने से कोई कम बड़ा अपराध नहीं है। आप देशद्रोही बन रहे हैं और बड़े फक्र करते हैं क्योंकि इसका आपको अवार्ड मिलते हैं, रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। और आप देखिए, जितने भी आप देखेंगे जर्नलिस्ट को बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं, वो सारे फॉरेन फंडेड। जितने एनजीओज को सामाजिक सेवा के लिए मिलते हैं, मैक्सेस से, फैक्सेस से, जो भी बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, वो केवल फॉरेन फंडेड एनजीओज को, यानी जो ईमान अपना बेच के वेस्टर्न पावर्स, और अब तो एज आई सेड पाकिस्तान की आईएसआई भी अमेरिका की सीआई से भी ऊपर उसकी तो शरारतें हो चुकी हैं। तो और चाइना, आप जानते हैं जितने भी जर्नलिस्ट चाइना गए हैं, चाइना ने उनके सारे डोजियर बना रखे हैं। हनी ट्रैप्ड है, मेरे को लगता है, जो मुझे लगता है। नहीं सही है। 2000 के करीब हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट गए हैं और वो हनी ट्रैप्ड हैं सारे, और चाइना ने पूरा उनके ऊपर बना रखे हैं फाइल्स, उनकी चू करने की हिम्मत नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कई मिनिस्टर्स, कई लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स भी कुछ भी बोलते हैं। बिल्कुल एक वो रहा ही नहीं है कि वो एक रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को, कई वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, भूल जाइए, वो कुछ भी बोलते हैं और इन देयर हेट्रेड टुवर्ड्स मोदी वो रियलाइज नहीं करते वो देश के विरुद्ध भी देखिए, मोदी तो एक बहाना है, असल में देश को गिराना है बस, और कोई नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही आप। ये बहाना है। दूसरा, देश के साथ साथ हिंदुस्तान को गजवाए हिंद और क्रिश्चियन इवेंजेलिकल मिशनरीज का हॉस्टेज बनाना है, उनका एजेंडा चलाना है। और इसीलिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी इनकी परिभाषा में यही है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को और इस्लामिक जिहादियों को मुसलमान और क्रिश्चियन बनाने का खुला हक हो। बल्कि यहाँ तक कि एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ की स्टेट मशीनरी फंडिंग कर रही है चर्च को और मॉस्क्स को और मदरसों को, हमें धर्म परिवर्तन के लिए था अभी थोड़ा बिल्कुल कर रही है फंडिंग। क्यों? मौलाना को तनख्वाहें इमामों को दी जा रही हैं, फ्री लैंड्स दिए जाते हैं इनको मॉस्क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। 22,000 करोड़ तो मोदी जी ने स्कॉलरशिप्स दी हैं जिहादी मैंने तो बच्चों सुना को। जितनी लैंड चर्च के पास और वक्फ बोर्ड के पास है, उतनी तो आर्मी के पास नहीं है। बिल्कुल है ना। इंडियन स्टेट हैज बीन फंडिंग द ब्रेकअप इंडिया फोर्सेस। इंडियन स्टेट हैज बीन हॉस्टेज टू कन्वर्जन माफियाज, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसी को मानते हैं। परंतु आपने देखा होगा, अगर कोई गलती से भी कोई हिंदू संस्था घर वापसी की बात करे या आदिवासियों के बीच में जाके काम करने की बात करे या दलित, तो आप मानिए तुरंत हाय तौबा मच जाती है, ये हिंदुआइज करना चाहते हैं। अरे, जिसको आप आदिवासी संस्कृति कहते हैं, वो उसमें कहीं फर्क है ही नहीं मान्यताओं में। हिंदू संस्कृति और तथाकथित आदिवासी संस्कृति, ये दोनों बिल्कुल जुड़ी हैं। पर हमें हक नहीं अपने देश के अपने लोगों से बात करके उनको इकट्ठपन बनाने का। इसी बात से पर ये बाहर से आए विदेशी मिशनरी, इस्लामिक मलेशिया से आए, सऊदी से आए, पाकिस्तान से आए बदमाश, ये कन्वर्जन करते जाएं, इनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। गजब है ये। इसी बात से बात निकली है, तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सेक्युलर है, कौन कम्युनल है? ये कौन डिसाइड करेगा? जाहिर है हम ही करेंगे, हम बोलते नहीं थे ना। देखिए, इतने सैकड़ों वर्ष से हमारी जबान पे ताले लगा दिए गए। यदि आपने कोई भी हिंदू मान्यता की ही बात की, तो आप एकदम सिर्फ नॉन सेक्युलर नहीं,
ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, हिंदू, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी विमेन, एंटी दलित, एंटी, वो अपने आप आपके ऊपर Tags लगा। चिपकाते जाएंगे। आपसे पूछेंगे भी नहीं, आपसे पूछेंगे भी नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा फासिस्ट। यदि आपने गलती से कभी मोदी को सपोर्ट कर दिया तो फासिस्ट हो गए। हिंदू का प्रायवाची इन्होंने फासिस्ट बना दिया है, जबकि दुनिया में कोई और ऐसी विचारधारा नहीं है जो इतनी इंक्लूसिव है। क्योंकि देखिए, सबसे प्राचीन होने का एक ये फायदा भी था कि हमें किसी से लड़ाई करके अपनी पहचान नहीं बनानी थी। जिन्होंने, जो वेदों के रचयिता थे, या महाभारत या रामायण के या हमारे शास्त्रों के, वो किसी से लड़ झगड़ के थोड़ी अपनी मान्यता बता हमने रहे तो थे। किसी को इन्वेट तक नहीं किया आज तक। इन्वेट तो छोड़ो, वैचारिक रूप से भी इन्फ्लुएंस भी नहीं करी। नहीं, इन्फ्लुएंस तो लोग हुए, तभी तो इनके पेट में दर्द होती है कि बिना तलवार के इंडिक सिविलाइजेशन ईरान से लेके फार ईस्ट, जापान तक फैली। बौद्ध धर्म, जिसको हम कहते हैं बौद्ध पंथ कहना चाहिए, वो सनातन धर्म का ही एक मैनिफेस्टेशन है एक। और यहाँ तो इतने पंथ आए, हमने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा एक पंथ ने दूसरे के साथ नहीं किया। ये आते ही है तो फसाद, और यहाँ तक ये फसाद नहीं कि समाज में सोशल फैब्रिक को टेरस अंडर करना है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ भिड़ाना है। जैसे क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, उनका एजेंडा साफ है। अगर आप हमारे आइडियोलॉजी के नहीं है तो आइदर कन्वर्ट और बी किल्ड। इसी तरह से ये लेफ्टिस्ट मानसिकता भी तो यही है। क्लास वॉर, स्टेटेड आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट की क्या है? क्लास वॉर, यानी समाज में एक तबके को दूसरे तबके का इतना दुश्मन बनाना है दैट यू आर रेडी टू किल। अब इतनी विकृत आइडियोलॉजीज को हम प्रोग्रेसिव मान रहे हैं क्योंकि वो खुद को प्रोग्रेसिव कहते हैं। पर फिर जब इनकी आइडियोलॉजी ये है, ये इनको खुद को भी पता है इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कि दो जनों को लड़ाना और पोलराइजेशन करना, फिर पोलराइजेशन का ब्लेम मिस्टर मोदी के ऊपर क्यों आता है? देखिए, सिर्फ दो जनों को नहीं, परिवार में भी तो लड़ाते हैं, स्त्री पुरुष को। एनी वुमन हु क्लेम्स टू बी हैप्पी इन हर मैरिज, इनकी आंख में वो अटकती है, चुपती है। फेमिनिस्ट होने का मतलब है घर में भी फसाद। पेरेंट्स के साथ तो करो ही, पति के साथ तो बिल्कुल दुश्मनी होनी ही चाहिए, मर्दों को दुश्मन मान लो। अपने पड़ोसियों को भी, यू नो, दे आर ऑब्सक्यूरेंटिस्ट एंड दे आर पेट्रियार्कल, मतलब इस किस्म के ठप्पे लगा के अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से बात करने की भी तहजीब और वोकैबुलरी एक फेमिनिस्ट के पास नहीं है। मेरे पास कितनी आती है। She says, but how do I explain to my mother the world view of patriarchy? She doesn't understand. क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है? वो जिस वर्ल्ड व्यू से माँ तुम्हारी जी रही है, अगर खुश है, तुम उसको नाखुश क्यों देखना चाहती हो? अब मोदी जी का जहां से सवाल है, देखिए, मोदी जी दो कारण, एक तो बीजेपी से और आरएसएस से। हालांकि बीजेपी और आरएसएस इनकी चमचागिरी करते थक नहीं रहे हैं। मोदी जी भी जितना इनके सामने झुकते हैं उतनी ये ज़्यादा नफरत उड़ेलते हैं, क्योंकि एक इकोसिस्टम खुलता है। वो हिंदू शब्द से परहेज नहीं करते। इससे पहले तो ये था कि आप खुद को आइडेंटिफाई हिंदू करो, वो भी एक क्राइम था। नहीं, और अपोलोजेटिक होके करो। नहीं, जैसे आई एम नॉट अ बिलीविंग हिंदू, यू नो, आई डोंट दिस फ्रेंड ऑफ माइन, वी वर सिटिंग समवेयर, शी सेड मेरे को भी जाना है क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। तो हम 12-13 जने बैठे थे, और उसने उसके साथ ही कह दिया, पर मैं पता दरगाह भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ। तो मैं वहाँ बैठी थी, तो मैंने कहा तेरे से किसी ने पूछा? मैंने कहा ये हमारी फ्रेंड है, ये जब नमाज पढ़ने जाती है सिर्फ बोलती है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। एक कहती है भाई मैं सैटरडे को नहीं आ सकती क्योंकि संडे को सुबह मुझे चर्च जाना है। सरदारनी कहती है कि मैंने चलिया रखा हुआ है, मैं रोज गुरुद्वारे जा रही हूँ। मैंने कहा वो ये तो नहीं बोलती जब बताती कि मैं मॉस्क भी जाती हूँ। हाँ, मैं तो मॉस्क भी जाती हूँ। Why are you so apologetic? And all these girls called me communal when I said this. आप इसकी बात कर रहे हो, मुझे याद है मैं प्रोफेसर, जब CSDS सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में प्रोफेसर थी जिस दिनों, वो तो गढ़ है अर्बन नक्सल्स का बिल्कुल पूरी तरह से, और सेसेशनिस्ट ग्रुप्स को खुलेआम सपोर्ट करते हैं, और मोदी को वो माँ बहन की गालियाँ
अंग्रेजी में देते हैं जो सुनने में भी भद्दी लगते हैं। खैर, मुझे याद है मैं एक दिन अपना चेन पहनी हुई थी, उसमें मेरे गुरुजी ने एक लॉकेट दिया था, ओम लिखा हुआ था। ओह, सो यू ऑल्सो बिकम अ संघी। अच्छा, तब मोदी भी कहीं नहीं था, बीजेपी भी कहीं पावर, संघी ओम। ऐसे तुम्हें शर्म नहीं आती? ये पहला शब्द होता है, माँ बच्चे को सिखाती है ओम। मम्मा पापा कहने से पहले हिंदू परिवारों में ओम शब्द सिखाया जाता है, और उस ओम शब्द का कितना गहरा मीनिंग, उसका रेजोनेंस जो सारे ब्रह्मांड से है, उसमें कहाँ कोई बात है किसी तो नासा में भी ने भी बोल दिया है। बिल्कुल। परंतु ओम को संघी बन गए, फिर फासिस्ट बन गए। इस तरह आपको इतना जलील लेबल देंगे, आपको हिटलरवादी तुरंत बोल देंगे कि आप, अच्छा, ओम से संघी, संघी से हिटलरवादी, 1 मिनट नहीं लगता। तो डरते हैं लोग, और संघ भी इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से इसी वजह से रिडन है। बीजेपी भी इतनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से रिडन है, अपॉलोजेटिक लगते हैं हमेशा। अरे उनके बच्चे खुद नहीं खुलेआम जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं, या डी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, या अगर गलती से जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट में या सेंट स्टीवंस में पहुंच गए, तो वो नहीं बताना चाहते, वो वही फिर दोहराते। फिर बाद में अगर कोई पॉलिटिक्स में घुस गया या कुछ उसका बीजेपी से बेनिफिट का कोई रिश्ता बन गया तो ठीक है, नहीं तो कहाँ, इनके बच्चे भी तो मकौले पुत्र पैदा कर रहे हैं ये। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो जिसके बारे में मैं लास्ट 2014 से इतना पढ़ रही हूँ। कौन सी किताब मैंने नहीं पढ़ी, गूगल पे भी चलेगी, विकीलीक, सब कुछ पढ़ रही हूँ मैं, जो मिलता है मुझे उससे रिलेट में पढ़ती हूँ। 2002 इसने इंडिया की हिस्ट्री भी कहते हैं चेंज कर दी है, फ्यूचर चेंज कर दिया इसने। उस टाइम जिन्होंने भी ये प्लानिंग की या ये कांड हुआ ये 2002 का, किसी ने सोचा नहीं था कि आज उन्हीं पे वो भारी पड़ जाएगा। और कहीं कहीं मुझे ये लगता है कि मोदी जी को रास्ते से हटाना था, और एक कैरिस्मेटिक नेशनलिस्ट पेट्रियाटिक लीडर उनको चैलेंज कर रहा था, उनको इनसिक्योर कर रहा था, और एक भाषा की मर्यादा भी सब खो चुके थे। मौत का सौदागर, नीच, खूनी, मास मर्डरर, कैसे कैसे उनको कैसी कैसी चीज़ें बोली गई उनको। पर पूरी इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ थी, और उस टाइम इस चीज़ के लिए मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी एडमायरर हूँ। आपने गांव गांव, शहर शहर जाके गुजरात में आपने असलियत का पता किया, आपने एक किताब लिखी, और मैं वो वीडियो कभी भी नहीं भूल सकती जिसमें राजदीप सरदेसाई और आप हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहा है टू प्रूव दैट या ही इज़ अ मास मर्डरर, मोदी इज़ अ मास मर्डरर। पर जब आपने फैक्ट्स उसके सामने रखे, उसके चेहरा बड़ा झेपा हुआ था, और यू नो ही हैड दैट स्माइल कि मेरा तो जो एजेंडा था वो पूरा हो गया। आपने कैसे पूरी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाके मोदी जी के साथ खड़ी, और 2002 की सच्चाई क्या है, ब्रीफली बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं ये काम इसलिए कर पाई क्योंकि जो ये सारे मोदी के खून के प्यासे हो गए थे, ये क्योंकि मैं तो उन्हीं के बीच में नौकरियां भी की, मैं सारी लेफ्टिस्ट संस्थाओं में, सारे मेरे सर्कल वही था। वो एक मायने में मुझे अपने खेमे का मानते थे। जैसा मैंने पहले कहा, मैंने स्टूडेंट डेज 1-1.5 साल सिर्फ सीपीएम का स्टूडेंट विंग है एसएफआई, तब इन्होंने मुझे फंसाया 1-1.5 साल के लिए, और मैंने जो असलियत इनकी देखी उसके बाद मैं कभी फटकी नहीं लेफ्ट पार्टी किसी के। परंतु क्योंकि मैं प्रो पुअर काम, गरीबों के लिए काम, ट्राइबल्स के राइट्स के लिए, विमेंस राइट्स के लिए, जो ये कहते हैं होना चाहिए तथाकथित प्रोग्रेसिव काम, वो मैं सड़क छाप काम भी किए सालों तक। तो ये मुझे एंटी लेफ्ट तो कह नहीं पाते थे, और उनकी वोकैबुलरी मैं ज़्यादा ईमानदारी से इस्तेमाल, बट यू सी माई leftism, so to speak, was actually founded on patriotism.
और इसमें गांधी का भी थोड़ा रोल रहा। अब मैं बाकी चीज़ों में गांधी के समर्थन में नहीं हूँ, परंतु जो अंतिम जन की वो बात करते हैं, अगर आप सही में राष्ट्रभक्त हैं तो आपके देश का जो अंतिम जन है, सबसे गरीब, उसके प्रति अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं और उसके हक को स्ट्रेंथन करने के लिए आप नहीं काम कर रहे, तो आपको हक नहीं है अपने आप को पेट्रियाटिक पेट्रियाटिक। तो उस दिशा में मेरा रहता था। अभी क्योंकि मैं इन बेईमानों को जानती थी और मेरा खटका दिमाग तब जब इन्होंने मोदी को वीज़ा न मिले इसके लिए पत्र लिखा, पत्र नहीं, कैंपेन। मेरे कॉलीग सारे सिग्नेचर कैंपेन 800 लोग कर रहे हैं, यूएस में नहीं जाए, यहाँ ना जा सके, जहाँ भी वो यूरोप में जाना है कैंपेन कर रहे हैं और फख्र से कह रहे हैं इनको कोई नहीं घुसने दे रहा। अच्छा, मेरा माँ था क्यों खटका, हालांकि तब तक ना मेरा कभी कोई बीजेपी के साथ रिश्ता था, ना कभी मेरा आरएसएस के साथ रिश्ता था, पर हिंदुस्तान, इंडिया फर्स्ट। और ओम पहनने से संगी कहलाई गई आप। हाँ, और इनकी बेईमानियां मैं जानती थी, इनकी करप्शन मैं जानती थी, इंटेलेक्चुअल करप्शन, फाइनेंशियल स्कैम्स, एक धूर्त लोग हैं और निहायत करप्ट हैं। ये मेरे देखे हुए मेरे सर्कल में, और मैं क्योंकि अकेली ही रहती थी जो फॉरेन फंडिंग के चक्कर में नहीं गई, तो जाहिर है कि दे वर वेरी सस्पिशियस ऑफ मी, बट दे कुड नेवर पब्लिकली एवर डिक्राई मी और अटैक मी, पागल दिखते। खैर, अभी जब इन्होंने ये किया तो मुझे क्यों तब खटका शुरू हुआ कि ये कुछ बेईमानी हो रही है। तब तक मेरे को भी लगता था शायद क्या होगा, मोदी ने दंगा, और क्योंकि उसने खुलेआम बड़े मजबूती से बीजेपी में ने भी कभी फैक्ट्स पेश नहीं किए थे। सबसे अनोखी बात है, ये मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि अब तो आप पावर में हैं, कुछ दिखाइए। अभी तो छोड़ो, तब भी थे ना आप पावर में। जो मैंने काम किया वो तो वाजपेयी जी भी थोड़ा बहुत लिबरल ही लगते थे, और लिबरल तो वाजपेयी जी ने भी मोदी को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया, राजधर्म करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमें क्या पता कि क्या सच्चाई है। पर जब इन्होंने ये शुरू किया तो मेरे को पायल इसलिए खटका लगा क्योंकि मैंने बहुत से दंगे खुद इन्वेस्टिगेट किए, अपार्ट फ्रॉम वर्क फॉर द पुअर। दंगों की पॉलिटिक्स को समझने का काम, दंगों के बीच में, चाहे 1984 का सिख मैसेकर हो, तब भी हम सड़कों पे थे, अपने पड़ोस में सिख फैमिली को बचाने के अलावा रिलीफ कैंप्स में काम किया, उन सारी कॉलोनीज में जाके उसी वक्त रिपोर्ट तैयार की, बम्बई के दंगों की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट, मेरठ मलियाना के दंगों की वगैरह वगैरह। मैंने कई दंगों का खुद अध्ययन किया था, और वो सारे दंगे कांग्रेस पार्टी और इनके मुस्लिम जो कबाल है, इनके साथ मिली भगत के साथ हुए थे। पहले नहीं समझ आता था इतना, पर कांग्रेस का रोल तो हर दंगे में बहुत स्पष्ट था। सो दैट इज वन रीजन व्हाई आपको खनकी। हाँ, क्यों खनकी, क्योंकि अगर मान लीजिए बम्बई का दंगा हुआ, कभी किसी ने नहीं कहा उस चीफ मिनिस्टर को फांसी पे लटकाओ, या उस चीफ मिनिस्टर बम्बई, किसी को याद भी नहीं। अरे मैं the other day when I wanted to meet, when I called you up that I want to meet you and interview you, तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ती हूँ। तो पढ़ते पढ़ते मेरे पास ये भागलपुर और मुजफ्फरनगर भी आया, और मैंने देखा 2002 में इतने मुसलमान नहीं मरे जितने मुजफ्फरनगर और भागलपुर के राइट्स में मरे। वो तो बाद की बात नहीं, बट आई एम सेइंग नो, मोर इम्पोर्टेंटली उसके कुछ और भी पहलू हैं। नंबर 1, उसको दबा दिया गया। नंबर 1, कभी किसी चीफ मिनिस्टर, किसी को नाम भी नहीं याद कि मेरठ में यूपी में कौन चीफ मिनिस्टर था, भागलपुर में कब कौन चीफ मिनिस्टर था, बम्बई में या महाराष्ट्र में कौन चीफ मिनिस्टर। कभी किसी ने किसी चीफ मिनिस्टर को इस तरह से जलील ना किया, ना उसका विदेशों में प्रचार किया। कांग्रेस के थे वो सारे। तो मुझे लगा कि इनको एकाएक कैसे इसी चीफ मिनिस्टर पे इस तरह से इश्क आ रहा है, इतना सवार भूत हो गया। तो खटका तब से शुरू हुआ, तब से मैंने ध्यान से वॉच करना शुरू किया इनकी गेम। फिर जब अंधेरी मचा दिया इन्होंने, आई डिसाइडेड कि अब मुझे जाके खुद ही देखना पड़ेगा, जैसे मैं हमेशा करती थी, जाके इन्वेस्टिगेट करना, चाहे कश्मीर पे लिखना है तो। इसी तरह से मैंने खुद ज़मीनी हकीकत जानती हूँ। और मैं मोदी जी को जानती नहीं थी, कुछ नहीं थी, पर मैं गुजरात में और ख़ासकर मुस्लिम बहुल्य गाँव में, मुस्लिम बहुल्य इलाकों में, शहरों में भी गई
और लंबी इंटरव्यूज वीडियो रिकॉर्ड की, ताकि कोई ये ना कह सके कि तुम अपने मन गढ़ंत बोल रहे हो। बहुत लंबे लंबे कोटेशन दिए मैंने हर चीज़ के लिए। और फिर मैंने दंगों का भी अध्ययन किया, जो सरकार के आंकड़े थे, फिर सुप्रीम कोर्ट को जो पेश किए गए, और उसमें तो पिक्चर बिल्कुल ही अनोखी है। मोदी जी में 100 अवगुण हो सकते हैं, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर देश में कभी किसी भी चीफ मिनिस्टर ने सीरियसली दंगे को दबाने की कोशिश की है, और यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस तुरंत पहुँचे उसी दिन और उन्होंने आर्मी को भी मोबिलाइज किया, वो केवल मोदी जी ने किया, इतनी मुस्तैदी से। दूसरा, अगर 900 के करीब मुसलमान मरे तो 250 पौने 300 हिंदू भी मरे। हाँ। और वो पुलिस फायरिंग तक में मरे, यानी इसका मतलब पुलिस ऐसे मौत। तीसरा, बड़ा स्पष्ट था कि कांग्रेसियों ने दंगे भड़काए गोधरा कांड में कांग्रेसी और इनके इस्लामिक कॉमरेड शामिल थे, उन्होंने जलाए, वो पकड़े गए, उनकी जेल में भी हैं कहीं। उसके साथ साथ दंगों में भी, जैसे एहसान जाफरी का बहुत हवाला देती हैं टीस्टा सेटलवाड, दैट वेरी भ्रष्ट औरत, एहसान जाफरी के घर के बाहर भी कांग्रेसमैन वर लीडिंग द मॉब, इसीलिए वो फोन कर रहे थे अपने पार्टी के लोगों को भी, कोई उनको बचाने नहीं आया। तो कांग्रेसमैन वर लीडिंग मॉब्स इन मेनी प्लेसेस, ये मैंने एस्टैब्लिश किया। तो ये क्या उनको मोदी जी से प्रॉब्लम क्या थी? वो तो सिर्फ गुजरात के एक सीएम ही थे। बड़ी सिंपल बात है, मोदी जी का एक है कि वंस ही टेक्स चार्ज तो अपने कंट्रोल में ऐसे रहते हैं कि ऑपोजिशन को फिर उनको ध्वस्त करना आता है। हाँ। दूसरा, तो सिर्फ एक गुजरात के, कांग्रेस हर जगह रूल करी थी, गुजरात में ही इनसिक्योरिटी थी इनको, या इनको फ्यूचर दिख रहा था? फ्यूचर दिख रहा था, एक तो फ्यूचर दिख रहा था। दूसरा ये कि बीजेपी वॉज ऑन दी अपसर्ज, वाजपेयी ऑलरेडी प्रधानमंत्री बन चुके थे। ये कभी नहीं हुआ था कि बीजेपी का प्रधानमंत्री कोई इस तरह बने, और प्रधानमंत्री वाजपेयी का बन, इन्होंने वाजपेयी को भी उतना ही जलील किया बाय द वे। अगर आप वाजपेयी के खिलाफ में इनकी लिखाई पढ़ो, मैंने जो कोट भी की है, ये केवल मोदी को नहीं बदनाम करते थे, वाजपेयी जो मक्खी भी नहीं मारते थे कभी उन्होंने अपशब्द कहना तो बड़ी दूर की बात। मेन बात है कि बीजेपी अगर पावर में, और राम मंदिर मूवमेंट का जो एक माहौल बना सारे देश में, क्योंकि मेरे को लगता है जैसे मैं कहीं ना कहीं जो गोधरा ट्रेन में कार सेवक मरे, मेरे को लगता है कि आज राम मंदिर हमें उनको डेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से मेरे को लगता है ये राम मंदिर की तरफ हमारे कदम बढ़ने शुरू हुए। नहीं, हो तो पहले भी चुके थे। हाँ, देखिए आम जनमानस में, क्योंकि 500 थोड़ा हिंदू जागा और गोधरा की वजह से नहीं, हिंदू डिफेंसिव पे चला गया। नहीं, गोधरा देखिए, गुजरात के दंगों में सभी हिंदुओं ने मान लिया कि मोदी जी नहीं किया होगा, और इसीलिए जब मेरी किताब आई, आप पहले सुनिए तो, मोदी जी को वोट इसलिए भी मिली, इन अ वे इट वाज अ वेरी सीरियस एंटी कांग्रेस वोट, और क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट ने मुस्लिम पार्टीज को, ये देखिए हिंदू टेरर की थियरी फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह गाज गिर रही थी फॉर एनी हिंदू। हाँ। और फिर जो तुष्टिकरण के नए कि इमामों को तनख्वाह दी जा रही है, मंदिरों को कंट्रोल में किया जा रहा है, मंदिर के फंड सबके लिए यूज हो रहे हैं। बिल्कुल मंदिरों के फंड लूट के लिए और इन सब के लिए यूज हो रहे हैं, और एक जलालत हिंदू समाज की, हिंदू मान्यताओं की इस चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी कि उसका रिएक्शन होना ही था। और इसलिए बहुत से लोगों ने ये भी मान लिया कि मोदी ने अगर दंगे किए हैं, मुसलमानों को मारा, तो अच्छा ही किया, इनको यही सबक सिखा। आज भी गुजरात के बहुत से लोग यही कहते हैं कि सबक सिखाना ज़रूरी था, हालांकि वो सबक कांग्रेस सिखाना चाहती थी दरार बना के, और मोदी पे और या बीजेपी पे, क्योंकि अगर इनको बीजेपी और आरएसएस को फासिस्ट करार करना है तो फिर कुछ तो करवाएंगे ना, बाकी तो ना तो मुंह से वो गालियाँ देते हैं इन्हें, ना वो खुल के इनका विरोध करते हैं।
और मोदी जी ने तो इंतहा कर दी, सबका साथ सबका विश्वास करते करते सर पे चढ़ा रखा है मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को। आप देखिए जो आईएस जिहाद की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने, जिस टीवी चैनल ने आईएस जिहाद एक्सपोज किया कि किस तरह ये भर्ती करवा रहे हैं आईएस में सिस्टमैटिकली मुस्लिम ऑफिसर्स को, और उसमें बेईमानियां भी हो रही हैं, उनको कैसे ज़्यादा नंबर दिए जाएं इंटरव्यूज़ में वगैरह वगैरह, वो सुप्रीम कोर्ट तक ने उस प्रोग्राम पे लगा दी रोक लगा दी। हाँ। ये हाल है इस देश में। सुदर्शन चैनल में। हाँ, सुदर्शन टीवी ने। उसको कहने का, सच बताने का हक भी नहीं है। मैंने भी लिखा उस पे, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन केवल माइनॉरिटीज के लिए तथाकथित। हाँ। अच्छा, इतने करोड़ हैं, सैकड़ों करोड़ों वाली जो ग्लोबली यू आर डोमिनेंट, विद इन इंडिया यू बीन ग्रोइंग। देखिए पार्टीशन के वक्त 8-9% रह गए थे। एक तो रखने का कोई औचित्य ही नहीं था जब पार्टीशन इस आधार पे हुआ, रिलीजन के बेसिस नहीं कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकते। इन्होंने लाखों लोगों को कत्ल करा, घर उजाड़ दिए उनके। फिर ये यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान यहाँ रहने हैं, तो फिर पाकिस्तान बनाने का क्या? एक आर्टिकल पढ़ रही थी मधु जी फिर 2002 पे दोबारा आते हैं। एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि जितने मुसलमान अपने यहाँ पे जमीन और अपनी जायदाद छोड़ के गए, मकान छोड़ के गए, वो कस्टोडियन ने रखी इनके लिए संभाल के। वो मुस्लिम्स को मिल गई, वो मुस्लिम्स नहीं को ही मिली। पर पाकिस्तान से जो हिंदूज छोड़ के आए थे वो वहाँ के हिंदूज को नहीं मिली। वहाँ के हिंदूज का तो वो हाल है जो अफ्रीका में स्लेव्स का भी नहीं होता था। पर वो वहाँ हिंदूज रुके क्यों? सरदार रुके क्यों वहाँ? देखिए, घर छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, अपना सब कुछ बेच, सब कुछ यहाँ क्या। और ये एक कमजोरी है भारत सरकार की कि बांग्लादेशी लीगल भी आ गए, करोड़ों को यहाँ सेटल होने दिया, पर ये दरवाज़ा नहीं खोला किसी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने भी, कि जो भी परसिक्यूटेड हिंदू है वो आ सकता है। ये सीए के खिलाफ जो इतनी मुहिम चलाई मोदी जी की, मैं शब्द कड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत नालायकी है कि वो कानून केवल 35,000 हिंदू सिखों के लिए है जो ऑलरेडी आ चुके हैं, परसिक्यूटेड हैं, जिनके घर लूट लिए गए, जिनकी बेटियां उठा ली गई और आज वो जलालत की हालत में है। उनका भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं किया सरकार ने, केवल उनके लिए। ये सीए में नहीं कहा गया कि जो भी हिंदू, बौद्ध या इंडिक रिलीजन्स के जो लोग हैं, सिख, ये आ सकते हैं। उसमें जोड़ दिया क्रिश्चियन भी आ सकते हैं, पारसी भी आ सकते हैं। काहे को जोड़ा? और ओपन क्यों नहीं डोर पॉलिसी रखी परसिक्यूटेड हिंदूज के लिए? आज मलेशिया से भी परसिक्यूटेड होके आने की ज़रूरत पड़ सकती है हिंदुओं को। वहाँ भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है। आपको मालूम है अफ्रीकन देशों में जो हाल हुआ था किसी ज़माने में, उनको फिर इधर उधर भटक रहे थे जो हिंदू थे, इदी अमीन के ज़माने में, इधर उधर कहीं से भी। वी शुड हैव एन ओपन डोर पॉलिसी जैसे इजराइल की है जूस के प्रति। ऐसा नहीं किया ना। तो अभी जैसे मैं आपसे बातचीत करके मैं ऐसे सोच रही थी, तो शुड आई गिव क्रेडिट टू कांग्रेस एंड शुड आई बी ग्रेटफुल टू कांग्रेस एंड शुड आई थैंक कांग्रेस कि आज उनके कारण मेरे को एक कैरिस्मेटिक, एक नेशनलिस्ट, एक पेट्रियाटिक प्राइम मिनिस्टर मिले हैं? यू शुड थैंक सोशल मीडिया फॉर इट। उसके माध्यम से पहुंचे हैं। हाँ, पर कहीं कांग्रेस की पोल तो खुली। आई एम सेइंग पोल खुलने का भी राज है सोशल मीडिया। उसमें छोटे बड़े सब लोग जुड़ गए और सोशल मीडिया हालांकि बिल्कुल इस्लामिक और माओइस्ट की गिरफ्त में है, फिर भी पूरी तरह से ये तो नहीं कह सकते कि हिंदुओं को हम यूज़ नहीं करने देंगे। और इससे क्या हो रहा है कि कांग्रेस की जो जलालत है, जो उनका एंटी नेशनल कैरेक्टर अब डीएनए बन गया है, हर हरकत, हर बेवकूफ़ी, I think they're rattled now. They're rattled and they're making mistakes because of that. Who's they? Congress. कांग्रेस में कौन है? एक छोटा सा परिवार और उसके कुछ आसपास चमचे। और तो कांग्रेस में कुछ चीज रही वही तो अनाप शनाप बोल रहे हैं इतना टीवी पे आके और सबके। हाँ, देखिए, अगर मैंने जैसे कहा
अगर आपको कोई कहे कि हर बार तुम जो अनाप शनाप देश विरोधी बात करोगे हम तुम्हें 10 करोड़ दे देंगे, तो ये जो डायनेस्टी है तो बहुत पैसे के लिए तो इतना लालच तो इमेल्डा मार्कोस को भी नहीं था जितना शायद हमारी सोनिया जी को है। लूट के खा रहे हैं इस देश को। करेंगे क्या इतना पैसा? सी आफ्टर अ पॉइंट मनी इज पावर, इट्स नोशनल। कितने जीरो आपने ऐड किए अपने? 9 करोड़ हैं कि 9,000 या 900 लाख करोड़ है? Zillions, trillions. It's only zeros that you're adding. But then that gives you power also. That's the sense of power. It's not about money. It's not. और वैसे भी मुफ्तखोरी है इनकी, तो घर भी फ्री, रहना भी फ्री, ऐश भी फ्री, अयाशी भी फ्री। इनको तो खर्चा भी नहीं करना पड़ता, इसलिए भी तो नहीं इटली जा रही, वहाँ तो खर्चा करना पड़ेगा अपना। अच्छा, जैसे एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये मुझे रात को जागने पे मजबूर करता है, और मैं एज अ वुमन इस टॉपिक को लेके बहुत टची हूँ, और मैं काफ़ी ढूंढती रहती हूँ इसके बारे में न्यूज़ की ये अब कहाँ पहुँचा ये केस और क्या हो रहा है इसके बारे में। वो है आसिफा का केस। आसिफा का ही केस था जिसमें रेप विक्टिम का नाम हर किसी को लेना अलाउड हो गया, फोटो भी देनी अलाउड हो गई। आसिफा के केस में पॉलिटिशियन ने पूरा फ़ायदा उठाया, देन लॉयर ने फ़ायदा उठाया, उसको कोई इनाम मिले, उसको कोई रिवॉर्ड्स मिले और ये सब मिले। फिर उसके बाद एक्टिविस्ट जो इसके साथ इन्वॉल्व थी उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए आसिफा के नाम पे, और आज तक उसके पेरेंट्स को नहीं पहुंचे। और अरे पेरेंट्स भी तो बेईमान हैं। और सबसे जलील, हमारा पेरेंट्स नहीं मरवाया अपनी बेटी को। नहीं, और मेरी किताब जो मैंने लिखी, नहीं आप मेरी ये बात सुनिए, और सबसे जलील काम जिसने किया सबसे ज्यादा वो है बॉलीवुड ने। वो 4-5 हीरोइंस ने अपनी मूवी को रिलीज करने के चक्कर में कि वो चल जाए और सक्सेसफुल हो जाए, प्ले कार्ड्स लेके हिंदुस्तान हम शर्मिंदा हैं, तो हिंदू ने ये किया, इसको हिंदू और मुस्लिम के एंगल दे के इस जो एक मुद्दा था रेप का, वो मुद्दे को कहीं और ले गए, और सबने इसके ज़रिए अपने अपने पैसे कमाए और मूवी को भी हिट कर लिया। और उसके बाद जब ये मूवी भी ख़त्म हो गई, ये 4-5 हीरोइंस भी गायब हो गई, ये एक्टिविस्ट भी गायब हो गई, लॉयर तो मैंने सुना है कि वो हियरिंग्स पे पहुंच ही नहीं रही है, और वो पॉलिटिशियंस कहाँ हैं जो उस टाइम इसको हिंदू का टैग दे रहे थे, रेपिस्ट को और ये सबको। तो इस आप गई कठुआ, मैंने पढ़ा कहीं आप कठुआ गई, और अपने कठुआ में जाके सब तहकीकात करी, आप मुझे उसके बारे में बताएं। देखिए, इतना बड़ा षड्यंत्र और झूठ। शुजात बुखारी भी मारे गए इस चक्कर में? नहीं, वो इस चक्कर में नहीं मारे गए, वो अपने कुकर्मों के फलों के चक्कर में मारे गए। इसमें देखिए, आपने फिल्म हीरोइन का नाम ले लिया, उन्होंने क्या किया, आपने इसका ले लिया, उसका ले लिया, आपने कहा वकील अब कोर्ट में जा भी नहीं रहे, पर दे हैव अचीव्ड दैट पर्पस। और अब तो स्टेट का वकील आसिफा की फैमिली की तरफ से लड़ रहा है ना, क्योंकि ये मर्डर और रेप का, अच्छा बाय द वे रेप हुआ नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं कहती कि रेप हुआ है, ये झूठा रेप का। और ये कहीं कोई दे भी नहीं रहा है। मैं पूरी किताब लिखी है जो अब छपने वाली है, और ऐसी किताब के लिए पब्लिशर मिलना भी इस देश में इतना मुश्किल हो गया, कहते हैं एंटी मुस्लिम है। सच बताओ तो अगर इट विल हर्ट मुस्लिम सेंटिमेंट्स, यानी सच अगर मुस्लिम सेंटिमेंट को दुखद करता है तो वो आप छाप नहीं सकते, और उनका इतिहास ही दुख करने वाला है। सारी दुनिया को दुख करने देने के अलावा इस्लाम ने किया क्या है, पर आप कह नहीं सकते कि बाबर ने क्या किया, लोदी ने क्या किया, आप कह नहीं सकते। वो उन्होंने क्या किया उसकी मेंशन करना भी हमें कम्युनल बनाता है। तो आसिफा का तो षड्यंत्र हमारी आंखों के सामने रचा गया, परंतु सबसे ज़्यादा अगर किसी ने धोखा दिया इस केस में वो बीजेपी और आरएसएस ने। इनको मालूम है कि आसिफा का मर्डर उसके परिवार की मिली भगत से हुआ है, उसी की कम्युनिटी ने किया है, उसका एजेंडा ही डेमोग्राफिक है, जो जैसे आया था अडॉप्टेड थी, फॉस्टर डॉटर, बट दैट डजंट मैटर। ये अपनी बेटियों को भी मरवा दे जो पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, हालांकि उनकी अपनी थी भी नहीं। और डोगरा कम्युनिटी के सिर्फ
चुनिंदा लोगों के सर पे नहीं, पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया ये कह के कि इनके देवी स्थान में अपने उनका जो सेक्रेड श्राइन है बाबा कालीवीर का, वहाँ इन्होंने रेप किया, वहाँ मर्डर किया। इतना बड़ा झूठ और कमीना झूठ, जलील झूठ। पर वो तो इस्लाम में तो तकिया अलाउड है, वो तो उनको सिखाया जाता है कि आप कन्वर्जन के लिए, डेमोग्राफिक इन्वेजन के लिए, इस्लाम की जीत के लिए जितना मर्जी झूठ बोलो, वो तो अल्लाह खुश होता है उनका, तो हर परवर्जन से अल्लाह खुश होता है ना, तो क्या करेंगे। पर बीजेपी ने क्यों साथ दिया? वहाँ के लोग क्या एक ही मांग कर रहे थे, लॉयर्स भी, 50,000 लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए कि इसको सीबीआई प्रोब चाहिए। यहाँ की पुलिस बेईमानी कर रही है, यहाँ के पॉलिटिशियन बेईमानी करें। मुझे बताइए मोदी जी ने क्यों नहीं माना? सीबीआई तो पीएम के अंडर आती है, पीएमओ में आती है, वहाँ के हर जगह इस्तेमाल हो जाती है, यहाँ नहीं हुई, इलेक्शन से पहले हो जाती है, और इलेक्शन के सुप्रीम बाद हो कोर्ट ने उन लॉयर्स को धमकी दी कि यदि तुम प्रोटेस्ट करोगे तो तुम्हारे को डीबार कर दिया जाएगा। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी धमकी नहीं दी कश्मीर के बार एसोसिएशन को, जिन्होंने प्रो पाकिस्तान, प्रो सेसेशन रेजोल्यूशन पास किए हैं, एक बार नहीं कई बार, जो लगातार टेररिस्ट को डिफेंड ही नहीं करते। किसी टेररिस्ट को आज तक एक एफआईआर नहीं होने दी वहाँ के बार एसोसिएशन और जजेस ने मिलके। आज तक सुप्रीम कोर्ट का दिल नहीं दुखा इस बात से, पर यहाँ केवल सीबीआई मांग थी। ये ना बीजेपी ने मानी, ना पीएमओ ने मानी, और ना इस देश के हिंदू ने सपोर्ट किया इस मांग को। हम इतने डिफेंसिव हो जाते हैं अगर रेप का, अरे हाउ कैन वी सपोर्ट रेपिस्ट, पर तहकीकात तो करो। तो इसीलिए मैंने जाके, मुझे दाल में काला कई कारणों से लगने लग गया था, और मैं तो महबूबा मुफ्ती को अच्छे से जानती थी, मेरी बहुत किसी ज़माने में दोस्त रही हैं, तो मैं जानती हूँ उनका कितना तिकड़मी दिमाग है। वो समझ आया धीरे धीरे, पहले नहीं मैं समझती थी। तो इसलिए मैं वहाँ गई, सारा इकट्ठा किया, साल 1.5 साल लगाया किताब तैयार करने में। अभी कुछ ही हफ्तों में दैट बुक विल बी आउट, एंड आई एम टेलिंग यू द एविडेंस इज सो शॉकिंग। मेरी नींद हराम रही जब तक मैं ये किताब इकट्ठी कर रही थी और लिख रही थी। आई कुडंट स्लीप, आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड कि इंडियन स्टेट कैसे कर सकती है अपने लोगों के साथ, और पाकिस्तान के इशारों पर कैसे नाच रही है सारी हमारी लीगल मशीनरी, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे नाच रहे हैं। पीएमओ क्यों? ये तो सवाल मोदी जी को इसका जवाब देना ही पड़ेगा किसी न किसी दिन। आई हैव ओपनली सेड दिस इन माई सोशल मीडिया पोस्ट कि ये बहुत बड़ा पाप हुआ है, और अपने देश के साथ ये बहुत बड़ा बिट्रेयल है कि आपने एक निर्दोष कम्युनिटी को, कि केवल इसलिए कि वो हिंदू हैं और उस एरिया में डेमोग्राफिक इन्वेजन इनको चाहिए थी, वहाँ से डोगरे निकालने थे, जैसे कश्मीर से निकाले, फिर निकाले राजौरी से और डोडा से, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ से टेरर अटैक्स कुछ न करते करते हिंदुओं को वहाँ से भी, जम्मू में भी माइनॉरिटी बन जाए हिंदू, ये प्रयास है। क्योंकि जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी जम्मू में भी बन गए तो ये पाकिस्तान की रेजोल्यूशन असेंबली में पास करेंगे और कहेंगे हमें तो जाना ही है, ये तो मेजॉरिटी वोट हो गई। और ये इतना षड्यंत्र उनका बीजेपी को नहीं पता, और मुझे पता है, आईबी जानती है, मेरे पास आए। बीजेपी इतना हर बात पे, मैं जैसे कह रही हूँ कि जैसे हिंदू अपोलोजेटिक है, क्या हमारी ये डीएनए ऐसा है हिंदूज का कि हाँ हमें लिबरल दिखना है ना, हमको सबका साथ, सबका विश्वास, हम कभी अपनी बात कर ही नहीं सकते, केवल उन्हीं के दुख पे दिल पसीजता है, ये इंटरनेशनल नैरेटिव ऐसा है ना। अभी देखिए ना, किसान जेनोसाइड नैरेटिव बन गया। हालांकि जो लॉज लाए हैं मोदी जी, ये सारी डिमांड्स पिछले 30 साल 35 साल से किसान आंदोलन मांग रहे थे। इवन राकेश टिकैत के तो फादर ही ये मांगते मांगते चले गए। वो तो खैर अपने राकेश टिकैत की तरह महेंद्र सिंह टिकैत भी काफ़ी बिकाऊ नेता थे। वो कब क्या मांगेंगे किसी को भी नहीं पता चलता था, उनको भी नहीं पता होता था। पर भारत किसान यूनियन जो पुराने नेता हैं वहाँ के, मैं खुद उन आंदोलनों में शामिल हुई हूँ।
और इनके ऊपर लिखा है, फिल्म बनाई है, आप मेरी फिल्म देखिए, किसानों की मांगों पर 1996 की, इट्स कॉल्ड मेरा भारत परेशान। वो यूट्यूब पे भी है और मानुषी की वेबसाइट पे भी है, manushi.in, मेरा भारत पर आप देखिए। वो 1996 की जो वो अपना रोना रो रहे हैं, व्यथा बता रहे हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, यूपी के, पंजाब के किसान, सबकी प्रोमिनेंट वॉइसेस हैं, उनके इंटरव्यूज़ हैं। फार्मर को एक खरोंच भी नहीं आने दी, पुलिस को मरवा दिया, पिटवा दिया हमारी सरकार ने। पर वो नैरेटिव ये लोग बहुत अच्छा सेट कर लेते हैं। देख लीजिए। और मोदी सरकार की इस मायने में बहुत कमजोरी है, नैरेटिव फेलियर, नैरेटिव मैनेजमेंट फेलियर। उस पर कभी और बात करेंगे। वो एक पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है कि ये तथाकथित जो हिंदू व्यू पॉइंट का नैरेटिव इतना विकृत क्यों है और हम कैसे इसको मिसमैनेज करते हैं। ज़रूर हम करेंगे, मैं आपसे दोबारा ज़रूर मिलूंगी। मुझे आपसे बात करके पता ही नहीं चला हम इतनी देर से बात करें। तो यहाँ पे हम अपनी वार्तालाप समाप्त करते हैं। आपने देखा है कितनी बेबाक तरीके से ये बोलती हैं और डरती नहीं हैं। जैसे मैंने कहा कि 2002 में भी सब लोग एक तरफ थे और ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़े होकर इन्होंने सही कौन है गलत कौन है इसका भी पता लगाया और ये किसी से डरी नहीं। तो अब मैं चलती हूँ, पर जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, एक ही चेहरा रखिए ना, 4-4 5-5 अपने मुंह पे चेहरे लगा के क्यों घूमते हैं। बाय बाय।